नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 1923 की एक किताब की गहराइयों में उतरेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नमस्कार। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत एक ऐसे दौर से कैसे गुजरा जहां पैसों को लेकर पूरा जंगल राज था, सैकड़ों तरह के अलग अलग सिक्के, और वहां से एक अकेले तौहीद रुपए तक का सफर ये कैसे तय हुआ। ये सिर्फ सिक्कों की कहानी नहीं है, ये एक तरह से देश के आर्थिक रूप से एक होने की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि पैसा या मुद्रा वो सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं है, वो भरोसे का प्रतीक है। और जब उस पर से आपका भरोसा उठ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य से। जाहिर है, जब एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य होता है तो हम एक स्थिर व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, और मुद्रा के मामले में ऐसा ही था, है ना? हाँ, काफी हद तक। मुगल काल में दो मुख्य सिक्के थे जो पूरे साम्राज्य में चलते थे। एक सोने की मोहर और दूसरी चांदी का रुपया। अच्छा। और इनकी सबसे खास बात थी इनकी क्वालिटी, मतलब शुद्धता और वजन। दोनों का वजन लगभग 175 ग्रेन्स होता था, और उनमें मिलावट न के बराबर थी। मतलब आप आगरा की टकसाल में सिक्का बनवाएं या लाहौर की, उसकी वैल्यू एक जैसी रहती थी। हाँ बिल्कुल, इसी ने तो व्यापार को इतना आसान बनाया हुआ था। तो क्या ये एक बाइमेटलिज्म वाली व्यवस्था थी, मतलब द्विधातुवाद, जहां सरकार सोने और चांदी के बीच एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय कर देती है? जैसे कि मान लीजिए एक मोहर हमेशा 15 रुपए के बराबर होगी। नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ये बायमेटलिज्म नहीं था। इससे अंबेडकर अपनी किताब में पैरेलल स्टैंडर्ड या समानांतर मानक कहते हैं। पैरेलल स्टैंडर्ड, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आज भारत में रुपया और अमेरिकी डॉलर दोनों को हर जगह कानूनी तौर पर स्वीकार किया जाता हो, पर सरकार ये तय नहीं करेगी कि $1 80 रुपए का है या 85 का। अच्छा, वो तो बाजार तय करेगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। बिल्कुल। मुगल साम्राज्य में मोहर और रुपए के साथ ठीक यही हो रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह मुद्रा थे और उनकी आपस की कीमत बाजार तय करता था। ये सिस्टम बहुत लचीला था। वाह, मतलब एक ही साम्राज्य के अंदर दो आजाद करेंसियां एक साथ चल रही थी। ये तो बहुत ही एडवांस सोच लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये सिस्टम तभी तक चलता है जब तक केंद्र मजबूत हो। सही पकड़ा। और जैसे ही मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी, ये पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो फिर क्या हुआ? जब दिल्ली में बैठे बादशाह का कंट्रोल नहीं रहा तो क्या हर कोई अपने सिक्के बनाने लगा? ठीक यही हुआ। ये एक तरह की मॉनेटरी, कह सकते हैं, अराजकता थी। जो टकसालें कभी केंद्र के अधीन थीं, वे अब आजाद हो गईं। स्थानीय राजा, नवाब, सामंत, यहाँ तक कि बड़े व्यापारी भी सब अपने अपने नाम के सिक्के ढालने लगे। अरे बाप रे! तो देश में कितने तरह के सिक्के चल रहे होंगे? अनगिनत। किसी का वजन ज्यादा, किसी का कम, किसी में चांदी ज्यादा, किसी में तांबा मिलावा। हालत ये थी कि एक शहर का रुपया दूसरे शहर में चलता ही नहीं था। मैं तो कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय व्यापार करना कितना मुश्किल रहा होगा। आप बंगाल से सिक्के लेकर सूरत जाते हैं और वहां पता चलता है कि इनकी कोई कीमत ही नहीं है। ये एक दुस्वप्न था, और इसने एक पूरे नए प्रोफेशन को जन्म दिया, सर्राफ। सर्राफ? अच्छा, जो आज भी होते हैं। हाँ। पर उस जमाने में उनका काम बहुत अलग था। वो उस जमाने के ह्यूमन करेंसी कन्वर्टर थे। आप बाजार में कुछ खरीदने जाते तो पहले आपको अपना सिक्का लेकर सर्राफ के पास जाना पड़ता था। वो उसे तौलता, पत्थर पर घिसकर उसकी शुद्धता जांचता, और फिर बताता कि आज इस बाजार में इस सिक्के की असली कीमत क्या है। बिल्कुल। हर लेन देन पर एक तरह का टैक्स या कमीशन लग रहा था, सिर्फ अपने ही पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। इससे तो व्यापार बहुत धीमा और महंगा हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर किताब की वो मशहूर लाइन आती है, एक बीमार मुद्रा पैसे न होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर देती है। लोगों का पूरी व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। तो इस पूरे क्योस को, इस पूरी गड़बड़ी को ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही होगी। वो उस वक्त तक एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। उन्होंने सोचा होगा कि इस मैस को ठीक करना पड़ेगा।
हाँ, उन्होंने कोशिश की। उनका पहला प्रयास था अपनी 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में बायमेटालिज्म लागू करने का। अच्छा, वही द्विधातुवाद वाला आइडिया। हाँ, आइडिया तो अच्छा था कि सोने और चांदी के बीच एक फिक्स्ड कानूनी रेट तय कर दो ताकि अनिश्चितता खत्म हो जाए। लेकिन ये बुरी तरह फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? सुनने में तो ये एक अच्छा समाधान लगता है। क्योंकि आप बाजार की ताकतों को आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मद्रास में उन्होंने सोने के पगोड़ा और चांदी के रुपए के बीच एक सरकारी रेट तय कर दिया, लेकिन बाजार में सोने की कीमत उस रेट से ज्यादा थी। तो लोगों ने सोना जमा करना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, लोगों ने अपने सोने के पगोड़ा को खर्च करने के बजाय जमा करना शुरू कर दिया और चलन के लिए सिर्फ चांदी के रुपए इस्तेमाल करने लगे। नतीजा, सोना बाजार से गायब हो गया। अरे, ये तो अर्थशास्त्र का वो मशहूर नियम है, ग्रेशम का नियम, कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। एकदम। और बॉम्बे में तो ये और भी नाटकीय ढंग से हुआ। कंपनी ने वहां बायमेटालिज्म लागू किया, लेकिन तभी पड़ोस के सूरत के नवाब ने एक चाल चली। उसने अपने रुपए में चांदी की मात्रा घटा दी और मिलावट बढ़ा दी। ओहो, घटिया सिक्के। हाँ, और ये घटिया सिक्के बॉम्बे के बाजार में आ गए। अब लोगों ने देखा कि 2 सिक्के हैं, दोनों पर 1 रुपए लिखा है, पर एक में चांदी कम है। तो उन्होंने अच्छे शुद्ध चांदी वाले बॉम्बे के रुपए और सोने की मोहरें सब जमा कर लीं और लेन देन के लिए सिर्फ सूरत के घटिया सिक्के इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही समय में बॉम्बे से अच्छा पैसा गायब हो गया। तो इन सारी विफलताओं के बाद कंपनी को ये समझ आ गया होगा कि सोने और चांदी, इन 2 घोड़ों की सवारी एक साथ करना नामुमकिन है। सही समझे। एक के बाद एक नाकामी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर 1806 में कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज जारी किया। इसमें उन्होंने साफ साफ माना कि भारत में बायमेटालिज्म काम नहीं कर सकता, ये अव्यवहारिक है। मतलब अपनी गलती मान ली? हाँ, एक तरह से। तो फिर समाधान क्या था? अगर 2 धातुएं एक साथ काम नहीं कर सकती तो एक ही विकल्प बचता है, किसी एक को चुनो। एग्जैक्टली। उन्होंने मोनोमेटलिज्म यानी एकल धातुवाद का प्रस्ताव रखा, यानी मुद्रा का आधार या तो सिर्फ सोना होगा या सिर्फ चांदी। और भारत के लिए उन्होंने चांदी को चुना। चांदी को चुना, ठीक है। उनका तर्क था कि इससे स्थिरता आएगी। हाँ, और बार बार रेट बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। उन्होंने नए रुपए का वजन 180 ग्रेन तय करने का प्रस्ताव रखा। कोई खास वजह कि 180 ही क्यों, 150 या 200 क्यों नहीं? ये बहुत ही दिलचस्प बात है और ये उनकी गहरी सोच को दिखाता है। 180 ग्रेन का आंकड़ा वो हवा में नहीं चुना गया था। ये मुगल काल के उस असली शुद्ध रुपए के वजन के बहुत बहुत करीब था, जो 175 से 179 ग्रेन के बीच होता था। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कदम था। वो कुछ एकदम नया नहीं बना रहे थे, बल्कि लोगों की याद में बसे उस पुराने भरोसेमंद रुपए को वापस ला रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नया सिक्का बनाना नहीं था, ये पुरानी व्यवस्था के भरोसे को रीबूट करने जैसा था। कमाल है, वे जानते थे कि मुद्रा धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि भरोसा होती है। हाँ, और इन सभी बहसों, प्रस्तावों और प्रयोगों का नतीजा आखिरकार 1835 के करेंसी एक्ट के रूप में सामने आया। ये भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। 1835 का एक्ट? हाँ, इस कानून ने पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक समान मुद्रा स्थापित की। 180 ग्रेन का चांदी का रुपया, जिसमें 165 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। अब आप मद्रास में हो या बंगाल में, रुपया एक ही था। इससे व्यापार के लिए तो जबरदस्त आसानी पैदा कर दी होगी। हाँ, लेकिन इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया। इसने सोने के सिक्के को लीगल टेंडर यानी कानूनी निविदा के तौर पर खत्म कर दिया। क्या मतलब? मतलब अब कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर सोने के सिक्के में भुगतान लेने से मना कर सकता था। भारत आधिकारिक तौर पर सिल्वर स्टैंडर्ड पर आ गया था। सोने को सिस्टम से एक तरह से बाहर कर दिया गया। क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है। उनका अपना देश ब्रिटेन, वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहा था और सोने को हमेशा से ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। तो उन्होंने भारत को सेकंड बेस्ट ऑप्शन यानी चांदी क्यों दिया? ये सवाल उस समय भी बहुत उठा था और इसका जवाब सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यावहारिकता में छिपा है। उस समय के एक बड़े अर्थशास्त्री थे लॉर्ड लिवरपूल।
उनका एक सिद्धांत था कि किसी भी देश की मुद्रा का मानक वो धातु होनी चाहिए जो वहां के लोगों के रोजमर्रा के लेन देन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हो। अच्छा, जो चलन में हो। हाँ, इंग्लैंड में बड़े व्यापार और बैंकिंग में सोना प्रमुख हो चुका था, इसलिए वहां गोल्ड स्टैंडर्ड सही था। और भारत में? और भारत में आम आदमी सब्जी खरीदने से लेकर लगान देने तक सब कुछ चांदी के सिक्कों में ही करता था। भारत में चांदी लोगों की धातु थी, सोना तो अमीरों या राजघरानों के खजानों में होता था। तो ये इंग्लैंड की नकल करने का बजाय यहाँ की जमीनी हकीकत के हिसाब से लिया गया है तार्किक फैसला था। बिल्कुल। तो एक देश, एक मुद्रा, ये सब ठीक हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बदलाव के कुछ बड़े और गहरे असर भी हुए होंगे, सिर्फ सिक्कों के अलावा। बहुत बड़े असर हुए। देखिए, ये सिर्फ मुद्रा सुधार नहीं था, ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के काम करने का तरीका बदल रहा था। ब्रिटिश शासन के तहत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे वस्तु विनिमय से नकद आधारित हो रही थी। अच्छा, मतलब बार्टर से कैश इकोनॉमी की तरफ। हाँ, पहले किसान जमींदार को लगान अनाज के रूप में दे देता था, अब उसे नकद रुपए में देना पड़ता था। और सरकार भी अपने सैनिकों और अधिकारियों को वेतन नकद में देती होगी। बिल्कुल, लगान, वेतन, व्यापार सब कुछ नकद में होने लगा। इससे अचानक अर्थव्यवस्था में नकदी यानी चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा। और विडंबना देखिए, भारत में चांदी की खदानें न के बराबर थी। तो ये सारी चांदी आती कहाँ से? इसे व्यापार के जरिए कमाना पड़ता था। भारत को अपना सामान जैसे कपास, नील, मसाले दुनिया को बेचना पड़ता था और बदले में चांदी आयात करनी होती थी। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं ज्यादा दुनिया के बाजारों से जुड़ गई। अगर यूरोप में मंदी आती या अमेरिका में चांदी की कीमत बदलती तो उसका सीधा असर भारत के एक आम किसान पर पड़ सकता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक समान मुद्रा ने देश के अंदर व्यापार को तो आसान बना दिया, लेकिन साथ ही उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक उतार चढ़ाव के सामने ला खड़ा किया। ये उस नए सिक्के का दूसरा पहलू था। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे एक खंडित और अराजक मुद्रा प्रणाली से निकलकर 1835 तक एक एकीकृत सिल्वर स्टैंडर्ड तक पहुंचा। ये स्थिरता लाने और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम था। हाँ, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये फैसला जो उस समय तार्किक लग रहा था, आने वाले दशकों में भारत के लिए नई आर्थिक चुनौतियों और जोरदार बहसें लेकर आएगा। खासकर तब जब दुनिया के ज्यादातर बड़े देश सोने को अपना रहे थे और चांदी की कीमत गिरने लगी थी। हाँ, पर वो एक अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किसी देश के लिए अपनी मुद्रा का मानक चुनना, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या आज के दौर में डॉलर, ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस समय सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकताओं, उनकी दुनिया को देखने के नजरिए और उनकी भविष्य की योजनाओं को भी दिखाता है। ये एक ऐसा चुनाव है जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था को, बल्कि उसके समाज और दुनिया में उसकी जगह को भी एक नई दिशा देता है।